जय हिंद मेरे सभी विद्यार्थियों को। और मैं निश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार गुरुजी में। प्यारे बच्चों, आज से हम देखेंगे भारतीय संविधान को, किस तरह से उसका निर्माण हुआ है और सारी चीज़ों को समझेंगे। बच्चों देखते हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है यानी कॉन्स्टिट्यूशंस है अपना, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए नियम, यानी कोई भी नियम बनाए जा रहे संस्था के द्वारा, वो क्या होता है, संविधान कहलाता है। दुनिया में सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है बच्चों? वो है भारत का, ठीक है ना। तो ये भारत का संविधान सबसे बड़ा है दुनिया का। कॉन्स्टिट्यूशंस दो तरह के होते हैं, या तो लिखित संविधान होगा या अलिखित संविधान होगा। तो लिखित संविधान कहाँ का है? लिखित संविधान इंडिया, यूएसए। अलिखित जैसे ब्रिटिश का है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है? सबसे पहला विश्व का लिखित और प्रथम संविधान कहाँ का है पूरे विश्व में? सबसे पहले वो यूएसए का है बच्चों। संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान वो भारत का है बच्चों। भारत में जब ब्रिटिश 1600 ईस्वी में आए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी EIC के रूप में व्यापार करने आए थे, और क्या करने लगे, वो यहाँ पे शासन की बागडोर को अपने हाथ में ले लेते हैं, ठीक है। 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल में सिराजुद्दौला से युद्ध, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों को के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे, यानी उनका शासन करने लगे थे, दीवानी, ठीक है। राजस्व एवं दीवानी न्याय, मुगल बादशाह शाह आलम ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में दीवानी अधिकार दे दिए, ठीक है बच्चों। क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो गई थी, किसकी? ब्रिटेन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1934 में एमएन राय भारत के साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता थे, जो इनके सुझाव पर 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया था। किसके सुझाव पर? जो एमएन राय थे, इन्होंने 7 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। कौन? एमएन राय ने किया था, जो कि साम्यवाद के प्रणेता थे, ठीक है। इन्हीं के सुझाव पर 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया बच्चों, ठीक है। विभिन्न घटनाओं का हमारे संविधान पर प्रभाव क्या पड़ा? इफेक्ट ऑफ वेरियस इवेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हुआ क्या, किस तरह से चला शासन वो समझते हैं। तो दो तरह का शासन था भाई। जो भी कंपनी का शासन, यानी कुछ एक्ट आए, तो उनका भी समावेश हमारे संविधान में है, ठीक है। सबसे पहले कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो शासन था, वो कंपनी रूल 1773 से 1858 तक रहा, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था, और इसके बाद एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसे बच्चों आप सभी को याद करना है कि सबसे पहला कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन से कौन सा एक्ट आया? सबसे पहला ब्रिटेन की संसद द्वारा कोई भी अगर एक्ट आया तो वो कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद एक एक्ट आया जिसको पिट्स इंडिया एक्ट नाम दिया गया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद 4 चार्टर एक्ट आए, 1793, 1813 और 1833 और 1853। और बच्चों इसके 1853 के बाद सिपाही विद्रोह हुआ, जिसके बाद जो शासन था वो ताज के हाथों में चला गया। क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। इसमें सबसे पहले 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, फिर भारत परिषद अधिनियम 3 आए, एक 1861, 1892 और 1902। भारत शासन अधिनियम 1919, इसके बाद आए 1919, 1935 और भारत शासन अधिनियम 1947, ठीक। और भारत शासन अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद अपने संविधान की, भारत की जो संविधान है उस बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई बच्चों। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो कंपनी रूल था 1773 से 1858 तक, तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट जब 1773 में आया, ईस्ट इंडिया को नियंत्रित करने के लिए ये पहला एक कदम था
करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। बंगाल के गवर्नर, जो बंगाल के गवर्नर थे, वो बंगाल के गवर्नर यानी गवर्नर को क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और प्रश्न बनता है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हास्टिंग थे। 1773 में जो गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे लॉर्ड वारेन हास्टिंग। बम्बई और मद्रास के गवर्नर, बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। अधीन हो गए मतलब कि इनके नीचे कार्य करने लगे थे। और 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ की गई, 1774 में कलकत्ता में। और ये जो उच्चतम न्यायालय थे, इस पे कंपनी के विरुद्ध अपील की जा सकती थी लोगों द्वारा, ठीक है, उसके लिए था, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश भी इसमें शामिल थे, ठीक है बच्चों। इसके उपरांत 1773 के बाद जो इसके बाद एक एक्ट आया जिसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उस समय ब्रिटेन के पीएम विलियम पिट्स जो थे, इस कंपनी को व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामलों को अलग किया। उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, 1784 जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट क्यों नाम दिया गया, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के पीएम जो थे वो कौन थे, विलियम पिट्स। इस वजह से इस एक्ट को नाम दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। इस कंपनी के व्यापारिक मामले यानी कमर्शियल अफेयर्स जो थे और राजनीतिक मामले को अलग कर दिया गया। पॉलिटिकल अफेयर्स यानी दोहरा शासन हुआ, एक व्यापारिक मामले और एक राजनीतिक मामले, यानी डबल गवर्नमेंट बनाई गई। ऐसा हुआ। निदेशक मंडल, बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये जो निदेशक मंडल है, निदेशक मंडल किसको कंट्रोल कर रहा था, व्यापारिक मामलों के लिए बनाया गया। यानी जो निदेशक मंडल बना था परिषद, जो कुछ लोग थे वो व्यापारिक मामलों के देखेंगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक बोर्ड जो था वो राजनीतिक मामलों को देखेगा। इस तरह का बना हुआ था, ठीक है। भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र हो गए थे, पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया है। यानी ब्रिटेन के अधिकार में कुछ क्षेत्र आए थे, तो इसे क्या कहा गया, भारत को। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार जो भी था ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, अर्थात ब्रिटेन के अधीन जो क्षेत्र थे उन्हें कहा गया। इसके बाद बच्चों चार्टर एक्ट आया, 1793 का पहला चार्टर एक्ट आया और बोर्ड कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड के सदस्य एवं कर्मचारियों के वेतन और भारतीय राजस्व देने की बात कही गई। यानी जो बोर्ड नियंत्रण बोर्ड के सदस्य यानी कर्मचारी थे और उनका जो उनका वेतन भत्ता था वो किससे देने की बात कर दी गई, उनको देने की बात कर दी गई भारतीय राजस्व से। इसी को यानी धन निर्गमन की शुरुआत कब से हुई, 1793 के चार्टर एक्ट से धन निर्गमन की शुरुआत हुई। बच्चों बात समझ में आ रही होगी कि 1793 में धन बाहर जाना हुआ, यानी वेतन जो दिया गया बोर्ड कंट्रोल के सदस्यों को वो भारतीयों के कर से ही देने की बात की गई। 1813 यानी द्वितीय जो चार्टर एक्ट था वो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, अर्थात जो कंपनी ही भारत पर अकेले व्यापार कर सकती थी उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। परंतु चीनी एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बना रहने दिया गया। यानी चीन और भारत पर जो चाय का व्यापार हो रहा था वो सिर्फ कंपनी ही उस पर अधिकार कर सकती है। बच्चों मेरी बात ये समझ में आ रही, अर्थात कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था कि वही भारत में व्यापार कर सकती। उस एकाधिकार को यहाँ समाप्त किया गया किस एक्ट में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर के थ्रू समाप्त किया गया, तो आपको 1833 के। और किन एकाधिकार को चार्टर एक्ट 1833 के तहत नहीं हटाया गया, वो चाय पर व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बना रहने दिया गया, यानी और बढ़ा दिया गया कि चाय का जो व्यापार था कंपनी 20 वर्षों तक के लिए कर सकती थी। आगे बढ़ते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम क्या था,
ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। यानी केंद्रीकरण मतलब कि सारा पावर केंद्र के पास एक ही जगह पहुंच गया, सारा पावर एक ही स्थान पर स्थानांतरित हुआ। ठीक है, यानी जो गवर्नर था पूरा का पूरा पावर भारत के गवर्नर के पास चला गया। यानी कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से इस 1833 में समाप्त किया गया। प्रश्न बनता है किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त किया गया? वो 1833 का चार्टर एक्ट था बच्चों। अब कंपनी का लक्ष्य ब्रिटिश सरकार की ओर से सिर्फ भारत का शासन करना था, यानी वो भी क्राउन की तरफ से। यानी जो ब्रिटेन का सरकार थी उसने कह दिया कि अब कंपनी सिर्फ भारत पर शासन करेगी। ठीक है, बंगाल के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे अब उन्हें भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यानी पहले बंगाल के गवर्नर हुए, उसके बाद गवर्नर जनरल बनाया गया और भारत का गवर्नर जनरल अब बना दिया गया कब? 1833 के एक्ट के थ्रू, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो भारत के गवर्नर जनरल कौन बने? किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत विलियम बेंटिक, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और यही विधि आयोग का गठन हुआ, यानी कानूनी आयोग का गठन हुआ, जिसमें लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष थे। लॉर्ड मैकाले कौन थे? प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष थे। 1843 दास प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया। जो दास प्रथा थी उसके विरुद्ध कानून बनाया गया। इसके बाद अंतिम चार्टर एक्ट आया जो था 1853 का। यानी यहाँ संवैधानिक विकास हुआ। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम का एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। यानी संविधान विकास, यानी जो संविधान का निर्माण हुआ उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। सिविल सेवकों के लिए, सिविल सेवकों की भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा का शुभारंभ किया गया। यानी सिविल सेवकों की भर्ती की परीक्षा हेतु जो शुभारंभ हुआ वो किस एक्ट के तहत हुआ? आप कहोगे 1853 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम है उसके तहत। ठीक है बच्चों, भारतीय लोगों के लिए भी ये जो सिविल सेवक परीक्षा थी उसे खोल दिया गया था। 1863 में यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है, 1853 में सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारत के क्या बने थे? पहले भारतीय आईसीएस बने। पहले भारतीय आईसीएस बने, इंडियन। ठीक है, पहले भारतीय थे। आज़ादी के बाद भारत के पहले आईएएस कौन से? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। पहले आईएएस कौन थे? आज़ादी के बाद भारत के पहले आईएएस कौन थे? पहले आईसीएस कौन थे? ठीक है, 1854 में मैकाले समिति ने भारतीय सिविल सेवा यानी पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व किन राज्यों ने किया? पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व बच्चों किन राज्यों ने किया? मद्रास, बंगाल, बम्बई, आगरा। इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं, MBBA, मद्रास, बम्बई, बंगाल, आगरा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो बच्चों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सभी मित्रों को शेयर करें। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल JMS SD सेंटर में आपको मिल जाएगा। आप वहां से इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।